नमस्कार। लोया महाविद्यालय चूरू के एमकॉम फाइनल एबीएसटी के सभी नियमित छात्रों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों, आपके एमजीएस विश्वविद्यालय के सिलेबस के अनुसार आपका जो पेपर 6 है एबीएसटी का एमकॉम फाइनल का ऑपरेशन रिसर्च, उसकी आपकी पहली जो यूनिट है उसका ये लास्ट अंतिम व्याख्यान होगा। इस यूनिट के सभी ऑलमोस्ट अपन ने टॉपिक कवर कर लिए हैं। आपके सिलेबस के प्रत्येक बिंदु को अपन ने डिस्कस किया है और इस प्रकार के सारे जो टॉपिक्स कवर करने के बाद हम कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के ऊपर भी हमने डिस्कस किया। साथ साथ ये जो व्याख्यान है ये आपके जो लास्ट टॉपिक है असाइनमेंट प्रॉब्लम्स, उसके अंदर भी जैसे ट्रांसपोर्टेशन में देखा वैसे ही इसमें भी अलग अलग प्रकार के अपने प्रॉब्लम डिस्कस की। पहले एक सिंपल प्रॉब्लम डिस्कस किया असाइनमेंट प्रॉब्लम्स की, उसके बाद अपन ने एक ऐसी प्रॉब्लम डिस्कस की जिसमें व्यक्ति और काम की समान नहीं हो, यानी इम्बैलेंस प्रॉब्लम्स को अपन ने डिस्कस किया। इसके बाद ये जो व्याख्यान है आपके असाइनमेंट प्रॉब्लम्स का, ये है जो मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम्स जैसे ट्रांसपोर्टेशन में थी उसी तरीके से असाइनमेंट में भी मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। अभी तक आपने देखा उसके अंदर ये था कि भाई जो व्यक्ति होते हैं उनको काम दिए जाते हैं तो उनकी लागतें होती हैं, उनकी श्रम लागत होती है, वो कितना क्या उससे वसूल करते हैं। आज के जो व्याख्यान है इस व्याख्यान के अंतर्गत आपके कई बार समस्या इस तरीके की आती है जैसे वो कहे कि भाई सोल्व द फॉलोइंग मैक्सिमाइजिंग असाइनमेंट प्रॉब्लम, कि अधिकतमीकरण की अधिनाशन समस्या को हल कीजिए। तो इस दैट मीन्स द प्रॉब्लम इज ऑफ मैक्सिमाइजिंग। दूसरी बात, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि जैसे सेल्स के आंकड़े दे दे, कॉस्ट के आंकड़े दे दे, तो सेल्स में से कॉस्ट को माइनस करके अपन प्रॉफिट का आंकड़ा निकालते हैं और फिर उस प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करते हैं। कभी हो सकता है केवल सेल्स के आंकड़े दें तो सेल्स को भी मैक्सिमाइज किया जाएगा। कभी जैसे रनों की संख्या है तो रनों की संख्या मैक्सिमाइज की जाएगी। मार्क्स हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लाख तो उनका टारगेट भी मैक्सिमाइज करने का होगा। तो प्रॉब्लम की नेचर को देखने से पता लग जाता है कि ये प्रॉब्लम मैक्सिमाइजिंग की है। कॉस्ट है, टाइम कितना लगा इसको मिनिमाइज किया जाता है, कॉस्ट को मिनिमाइज किया जाता है। तो टाइम और कॉस्ट जो होती है इनको अपन मिनिमाइज करते हैं, सेल्स प्रॉफिट को अपन मैक्सिमाइज करते हैं, स्कोर मार्क्स को हम मैक्सिमाइज करते हैं। तो या तो स्पष्ट दिया जा सकता है या देखने से पता लग जाता है कि द प्रॉब्लम इज वेदर ऑफ मैक्सिमाइजिंग और मिनिमाइजिंग। तो अब बात पर आते हैं अपन, जब ऐसी कोई सवाल होता है जिसमें कहा जाता है कि सोल्व द मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम, या सेल्स और प्रॉफिट या सेल्स कॉस्ट, और फिर उसके बाद में आपको प्रॉफिट कैलकुलेट करके सवाल को हल करना होता है। तो ऐसी जो मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम है, इस मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम में जैसे इस सवाल के अंदर आपको सीधे सीधे सेल्स जो मैन हैं, जैसे सेल्समैन कौन है,
1 2 3 4 है, और डिस्ट्रिक्ट हैं ABCD, 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, उनमें उन सेल्स को सेल्समैन का डिवीजन किया हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हम जो है वो, चूंकि देखने से पता लग जाता है, स्पष्ट बोला है कि ये लाभ के आंकड़े हैं। कभी कभी इस प्रकार की प्रॉब्लम इस रूप में भी आती है कि आपको सेल्स के आंकड़े दे दिए जाते हैं, कॉस्ट के दे दिए जाते हैं, तो आपको सेल्स में से कॉस्ट घटा के प्रॉफिट को कैलकुलेट करना होता है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन वाले में था, पिछली बार में था, कहीं पीछे इसमें दिया हुआ होगा, आपको प्रॉब्लम आई थी, इसी में थी क्या, तो उससे अपने को प्रॉफिट, इसमें नहीं, उससे पहले वाले में थी, तो इसके अंदर अपन प्रॉफिट को कैलकुलेट करते हैं और फिर उसके बाद में सवाल बन जाता है। तो यहाँ सीधे सीधे आपको लाभ के आंकड़े दिए गए हैं, तो हमें क्या करना है कि इस लाभ को अधिकतम करने के लिए असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। तो हम इसको सॉल्व करने की प्रोसेस क्या है वो आपको ध्यान रखें। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इस प्रॉब्लम को जो कि मैक्सिमाइजिंग की प्रॉब्लम है उसे हम मिनिमाइजेशन में बदल देते हैं। किसी भी प्रॉब्लम को मैक्सिमाइजेशन से मिनिमाइजेशन में बदलने का क्या तरीका होता है, जो सारी वैल्यूज हैं, जितनी सारी भी एंट्रीज हैं, उनमें से जो सबसे बड़ी एंट्री है यानी सबसे बड़ा लाभ है, उस लाभ में से बाकी सभी लाभों को माइनस कर देते हैं। जैसे इस क्वेश्चन में सबसे बड़ा जो प्रॉफिट है वो 420 है, 420 है। 420 में से सारे को हमने माइनस कर दिया, तो हमारी ये रिलेटिव लॉस टेबल 1 आई। इसको हम अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल भी बोलते हैं, इसको रिलेटिव लॉस टेबल भी बोलते हैं। यानी यदि 420 रुपए के प्रॉफिट को अगर अपन इग्नोर करें और उसके स्थान पर दूसरों को अपन लाइक करें तो अपने को कितना लॉस होगा, ये अपने को रिलेटिव लॉस टेबल या अपॉर्चुनिटी लॉस टेबल फर्स्ट आ जाती है। तो बिल्कुल आपको सामने ये प्रॉब्लम हो तो अपने को क्या करना है, जो प्रॉफिट की टेबल होती है उसके सबसे बड़े प्रॉफिट में से बाकी सबको माइनस करके अपने रिलेटिव लॉस टेबल निकाल लेते हैं। ये रिलेटिव लॉस टेबल अपना सवाल बन गया। ये रिलेटिव लॉस टेबल अपना क्वेश्चन बना। कभी कभी क्या होता है, आपको क्वेश्चन इस तरीके का दे दिया जाता है कि जो रिलेटिव लॉस टेबल आपकी बनी हुई है, इस रिलेटिव लॉस टेबल, ये जैसे इसमें 4 पंक्ति हैं, 4 ही कॉलम हैं तो ठीक है। अदरवाइज अगर ये इम्बैलेंस भी होती है तो आगे इसके अंदर शून्य या नीचे शून्य लगा करके और एक कॉलम या पंक्ति को बढ़ा देते हैं। कभी यह समस्या हो सकती है कि आपको वो प्रॉब्लम जो है वो इम्बैलेंस्ड भी है और वो साथ ही मैक्सिमाइजिंग की भी है, तो आपको जो रिलेटिव लॉस टेबल बनाने के बाद उसके बाद में आपको वो आगे वैल्यू पुट करनी है और उनकी वैल्यू 0 माननी है। ये जो रिलेटिव लॉस टेबल बनी, ये आप मान लीजिए आपकी मूल प्रॉब्लम ये हो गई। अब इसके अंदर अपन इन वैल्यूज को अपन अब ये करेंगे कि हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन इनको मिनिमाइज करना होगा। यानी ये रिलेटिव लॉस को अपने को मिनिमाइज करने के लिए वो सारी प्रोसेस सेम हो जाएगी। अब ये प्रोसेस यहाँ से लागू होगी, यानी इस टेबल के अंदर अब आप क्या करना है, वो प्रोसेस वही आपको ध्यान करनी है। इसके अंदर क्या करना है, सबसे पहले प्रत्येक पंक्ति के सबसे कम वैल्यू को उस पंक्ति के अन्य मूल्य में से घटा देंगे। तो जैसे पहली वाले के अंदर 100, 70, 20 और 140 है, तो अपने को 20 घटाना है, तो 80, 50, 0 और 120 आ जाएगा। तो ये पंक्ति के विकल्प त्याग तालिका आ जाएगी, 80, 50, 0, 120। इसके बाद में दूसरा है, जैसे 20 है तो 20 को 0, 150, 100 और 180 आ जाएगी। फिर जैसे ऐसी कैसी रह जाएगी, 0, 150 है क्योंकि 0 सबसे छोटा है। इसके बाद में जैसे 10 माइनस किया तो 160, 20, 0, 60 ही आ गया। तो ये हमारी पंक्ति विकल्प त्याग तालिका आ गई। अब कुल विकल्प त्याग तालिका बोल दो या स्तंभ विकल्प त्याग तालिका बोल दो, ये नेक्स्ट तालिका आ जाएगी, तालिका नंबर 3। तो नेक्स्ट टेबल निकालने के लिए आपको स्तंभ में सबसे छोटा लेंगे, तो जैसे 80, 00 में तो सेम आ जाएगी 80, 00। उसके बाद में बी के अंदर 50 आएगा, बी के अंदर 50 आएगा।
बी में 50 आ जाएगा, बी में 50 आ जाएगा। तो 50 को माइनस करेंगे तो नहीं सॉरी 20 आएगा। तो 20 सबसे कम है तो 30, 130, 130 और 0 आ जाएगा। फिर ऐसा कैसा रह जाएगा कि 0 सबसे कम है, फिर डी के अंदर अपना 60 माइनस करेंगे तो 60, 120, 60 और 0 आ जाएंगे। इस तरीके से स्तंभ विकल्प त्याग तालिका आ जाएगी, जिसमें प्रत्येक स्तंभ का सबसे छोटा वैल्यू अपन अन्य में से माइनस कर देंगे। बहुत आराम से, बिल्कुल अच्छी तरह से आप इंटरेस्टिंगली समझेंगे, सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये सब काम करने के बाद, यानी आपने पंक्ति विकल्प त्याग तालिका ली, स्तंभ विकल्प त्याग तालिका ली, और अब हमारा कार्य क्या है कि प्रत्येक स्तंभ में से जब हमने न्यूनतम को लेकर के स्तंभ विकल्प त्याग तालिका निकाल ली, जब आपको एक नियम अपने को ध्यान है कि हम पहले पंक्ति विकल्प त्याग तालिका लेते हैं, फिर स्तंभ या कुल विकल्प त्याग तालिका लेते हैं, और फिर हम शून्यों को न्यूनतम रेखाओं से काटते हैं। अब आपकी तालिका 3 में सभी जीरोस को मिनिमम लाइन से आप काटेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक साथ 3 जीरो दिए हुए हैं, तो नीचे वाली जो है वो एक शून्य जो है उससे पूरी लाइन उससे कट जाएगी, ए पूरा कट जाएगा, और 3 लाइनों से, यानी 3 लाइनों से ये जो है कट जाएगा। ठीक है, ये अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये 3 लाइनों से कट जाएगा, राइट। 3 लाइनों से ये कट जाता है, और 3 लाइनें कौन सी काटी अपन ने, आप ध्यान से देना, इसको काट लो आप। अगर इसमें आपको साफ नहीं दिख रहा है, मान लीजिए बाय द वे इसमें कटा हुआ नहीं दिख रहा होगा आपको शायद, तो 4 नंबर की पंक्ति कट जाती है पूरी की पूरी, फिर ए वाला कॉलम पूरा कट जाता है, और 1 नंबर की पंक्ति पूरी कट जाती है। तो इस तरीके से काटने पर जो है वो बाकी बच गए बिना कटे मूल्य 60 सबसे कम है। इस 60 जो सबसे कम है, इसका वही प्रक्रिया है, हम इसको 2 जो रेखाएं काटने वाले केवल अपने पास में कितने बिंदु हैं, एक तो 160 और एक 80। यहाँ पर तो 2 लाइनें कटती हैं, तो 160 में 60 जोड़ेंगे तो 220 हो जाएगा, और 80 में 60 जोड़ेंगे तो 140 हो जाएगा। तो नेक्स्ट जो पंक्ति जो आप 4 नंबर की जो तालिका बनाओगे, तो उसके अंदर 140 और 220 ये तो कटने वाले आ गए, और बिना कटे हुए मूल्य जो थे वो आपके कौन कौन से हैं, वो मूल्य हैं 130 और 100, 130 और 80। तो इनमें से 60 माइनस करेंगे तो 70, 100 में से 60 किए तो 40, फिर 70 और 20। तो ये हमारे यहाँ पर ये मूल्य, और बाकी ऐसे कैसे रह गए। तो ये तालिका नंबर 4 बनेगी। बच्चों इसमें शायद आपको स्पष्ट इसमें दिख नहीं रहा है, या इसमें काटने से रह गया है। ये तालिका नंबर 3 को आप काट के देख लेना। इसमें पंक्ति नंबर 4 कटेगी पूरी की पूरी, जिसमें 160 0 0 0 हैं, ये कट जाएंगे एक साथ। फिर एक कॉलम पूरा कट जाएगा तो 2 जीरो इसमें कट जाएंगे, और 1 जीरो बचेगा तो 1 नंबर पंक्ति को काट दो। तो इस तरीके से जो है वो 3 रेखाओं से कटते हैं, इसलिए अपने को नेक्स्ट टेबल नंबर 4 बनानी पड़ेगी। तो ये 4 नंबर टेबल आपके सामने है, और इस 4 नंबर टेबल का जो शून्य है, उन शून्यों को अपन फिर काटते हैं। तो जैसे 4 नंबर की जो पंक्ति को एक साथ काट देंगे अपन, कट जाती है, एक कॉलम भी पूरा कट जाता है, और उसके बाद में ये 2 जीरो बच गए। तो चाहे तो आप सी और डी कॉलम को काट दो, चाहे ए पंक्ति को काट दो और डी कॉलम को काट दो, तो बाकी बचे हुए 2 जीरो कटेंगे। तो बिना 4 रेखाओं के सभी शून्य नहीं कटते हैं।
ये हमारी मजबूरी हो जाती है कि 4 रेखाओं से काटना ही पड़ेगा, हम 3 से किसी भी सूरत में नहीं काट सकते। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये तालिका हमारी अनुकूलतम हल प्रदान करती है। आपको ऐसे नहीं है कि आप 4 से कई, कोशिश हमारी ये रहती है कि हम न्यूनतम रेखाओं से काटते हैं, तो अगर 3 से अगर कटता हो तो 4 से नहीं काटना, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो ये हम 4 रेखाओं से इस पूरी तालिका के सभी शून्य काट देंगे, और जब ये सभी शून्य कट जाएंगे तो उसके बाद हमें ये पता लग जाएगा कि भी ये अनुकूलतम हल देने वाली तालिका है। यस, ये तालिका हमारा अनुकूलतम हल प्रदान करती है। और अब हमें क्या करना है कि हमें डिस्ट्रीब्यूशन करना है। डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए हमें हल देखना है। तो हल के लिए आपको ये देखना है कि जिस सेल्समैन के सामने, जैसे 1 नंबर सेल्समैन है, उसको हमने सी डिस्ट्रिक्ट ही अलॉट होगा। क्यों? क्योंकि 1 के सामने एक ही 0 है। 1 के सामने एक ही 0 है। तो देखो, अब ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत ही स्थिति क्लियर हो जाएगी। 1 के सामने एक ही 0 है और उसमें सी मिल जाएगा। अब सी नीचे आप ध्यान से देखेंगे तो सी 4 के सामने भी है। तो जब 1 को सी दे दिया तो अब 4 को सी नहीं मिलेगा। टू बी फ्रैंक, क्लियर बात है, 4 को सी नहीं मिलेगा। तो 4 को क्या मिलेगा फिर? 4 को बी और डी मिलते हैं। 4 को बी और डी में से एक मिलता है। चलिए हम आगे देख लेते हैं। अभी 4 का तो अभी फैसला बाद में करेंगे। 1 का सी हो ही गया, और इसके बाद में 2 नंबर। 2 नंबर के सामने केवल ए ही है, तो 2 को ए मिलेगा। 1 को सी और 2 को ए, इनमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब जब 2 को ए मिल गया तो 3 को ए नहीं मिल सकता। 2 को ए मिल गया तो 3 को ए नहीं मिल सकता, तो फिर 3 को डी मिलेगा। क्लियर बात है ना भाई? 2 को ए देना जरूरी है, क्योंकि 2 के सामने एक ही 0 है, तो 2 को तो 1 आपको देना ही पड़ेगा। अब 2 को ए दे दिया तो फिर 3 को ए नहीं मिलेगा, तो 3 को क्या मिलेगा? फिर डी मिलेगा। 3 को डी दे देंगे, और बच गया 4 को अब आप क्या दे देंगे? बी दे देंगे। तो इस तरीके से ये अलॉटमेंट बहुत आसान हो जाता है। अब बात ये हुई कि ये तो अलॉटमेंट हुआ। अलॉटमेंट हम शून्यों को देते हैं। कभी कभी हो सकता है 1 से अधिक हल आ जाए, लेकिन जब कटते जाते हैं तो अगर एक को एक ही आवंटित होता है तो एक ही हल आएगा, उसमें अलग अलग नहीं आएंगे। यहाँ पर तो बिल्कुल क्लियर है। 1 नंबर और 2 नंबर में तो कोई डाउट ही नहीं है। 1 के सामने एक ही 0 है तो 1 को सी दे दिया। 2 के सामने एक ही 0 है तो वो ए दे दिया। अब सी कहीं पर भी दूसरी जगह आया, वहाँ से उसको हटा दो, और ए दूसरी जगह कहीं से भी आया, उसको हटा दिया। तो जैसे सी नीचे 4 के सामने था, वहाँ से हट जाएगा, और ए 3 के सामने था, वहाँ से हट जाएगा। तो इस तरीके से फिर 3 को डी और 4 को बी मिल जाएगा। तो ये हमारी प्रक्रिया रहेगी। अब प्रश्न ये उत्पन्न होता है कि और जो क्वेश्चन होते थे उसके अंदर तो अपन क्या करते थे कि अलॉटमेंट करने के बाद में जो मूल सवाल होता था, जिसके अंदर लागतों को न्यूनतम करना होता था, उन लागतों को हम लिख देते थे और टोटल कॉस्ट आ जाती थी। यहाँ पर हमारा मूल सवाल, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है? टू मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। लाभ को अधिकतम करना होता है, तो हम लाभ वाली तालिका को देख करके आंसर लिखेंगे। ये आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, नहीं कि आप रिलेटिव लॉस टेबल को ध्यान देंगे। यहाँ पर लॉस को न्यूनतम करने की बजाय हम लाभ को अधिकतम करना चाहेंगे। तो मूल सवाल आपका लाभ से संबंधित है, तो आप इस लाभ वाली तालिका के लाभ आप ले लेंगे। जैसे 1 नंबर सेल्समैन को डिस्ट्रिक्ट सी अलॉटमेंट किया गया, तो 1 के सामने 400 लाभ आ जाएंगे। उसके बाद में जैसे आपने 2 नंबर को ए अलॉट किया, 2 नंबर को ए अलॉट किया, तो 2 नंबर के सामने जो प्रॉफिट है वो 400 आ जाएगा। फिर 3 नंबर को डी अलॉट किया, तो 3 नंबर के सामने 300 आ जाएगा, और 4 नंबर को आपने बी अलॉट किया तो 390 रुपये आ जाएगा। इस तरीके से लाभ की टोटल मात्रा 1490 आएगी, यानी कुल लाभ 1490 रुपये होगा। और ये मैक्सिमम होगा यदि हम इस तरीके से सेल्समैन को विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से अलॉट करेंगे। तो
तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग मामला है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी समस्या उलझी हुई थी कि भाई 4 सेल्समैन हैं, 4 डिस्ट्रिक्ट हैं। एक बड़ी प्रॉब्लम है कि कौन से सेल्समैन है वो कौन से डिस्ट्रिक्ट में अच्छी उसको देंगे तो वो अच्छा प्रॉफिट गेन है वो इंस्टीट्यूट को प्रोवाइड करेगा। तो ये एक बड़ा चैलेंज होता है जिसको हम बहुत ही एक टेक्निकली इसको हमने मैथमेटिकली इसको समझाया है, इसको कैसे मॉडल बना करके हम इसको हल करते हैं। ये जो है वो एक असाइनमेंट का एक तरीका होता है। तो ये आपने अभी देखा, इस आधार पर हम अलॉटमेंट करेंगे। बहुत एक सिंपल प्रोसेस है। आपको काफ़ी चीज़ें अपन ने यहाँ डिस्कस कर दी हैं। मैक्सिमाइजिंग प्रॉब्लम से संबंधित है, सिंपल इम्बैलेंस्ड प्रॉब्लम से संबंधित है, सिंपल प्रॉब्लम से संबंधित हैं। ये असाइनमेंट की प्रॉब्लम्स आपके सामने आई। प्रक्रिया सेम रहती है, आप ध्यान रखें। फिर से मैं बता देता हूँ आपको कि कोई भी असाइनमेंट प्रॉब्लम होती है उसको सबसे पहले तो आपको ये डिसाइड करें कि क्या वो इम्बैलेंस्ड है, क्या वो मैक्सिमाइजिंग की है या वो मिनिमाइजिंग की है। ये आप डिसाइड कर देंगे तो उससे आपको ये पता लग जाएगा कि अगर मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है वो यानी कॉस्ट को मिनिमाइज करना है जैसे टाइम और कॉस्ट, तो वो डेफिनेटली मिनिमाइजेशन की प्रॉब्लम है। और ऐसी प्रॉब्लम को सोल्व करने का जो सीधा तरीका है वो अपने को पता ही है कि भाई पहले हम पंक्तियों में से सबसे कम को घटा देते हैं, फिर जो टेबल बनती है उस टेबल में हम स्तंभ में सबसे कम को प्रत्येक स्तंभ में से घटा देते हैं। तो जो कुल विकल्प त्याग तालिका बनती है उसके शून्यों को हम काटते हैं, कम से कम रेखाओं से काटते हैं। और यदि वो जितने कॉलम या पंक्ति हैं उतनी रेखाओं से कम से कट जाता है तो फिर हम अगली टेबल बनाते हैं और बिना कटे हुए मूल्य में से सबसे कम को बिना कटे में से घटा देते हैं। जहाँ 2 रेखाएं कटती हैं उसमें जोड़ देते हैं, बाकी को ऐसे रख देते हैं। इस रूल को फॉलो करते हुए हम आगे की हर टेबल तब तक बनाते जाते हैं जब तक कि न्यूनतम रेखाओं से आपको काटने पर भी वो रेखाएं जितने पंक्ति और कॉलम है उतनी ही रेखाएं जब आ जाती हैं तो वो हमारा अनुकूलतम हल प्रदान करने वाली टेबल होती है। और फिर उसका अलॉटमेंट आपको शून्य के अनुसार किया जाता है कि जिसके सामने शून्य आते हैं वो हम उसमें अलॉट करते हैं। और एक शून्य होता है सबसे पहले उसको अलॉट कर देते हैं और वो दूसरी जगह वहाँ से उसको काट देते हैं, हटा देते हैं। तो ये प्रक्रिया हमारी सेम रहती है। तो सबसे पहले तो आप डिसाइड करें कि वो इम्बैलेंस्ड है या सिंपल प्रॉब्लम है या मैक्सिमाइजेशन की। अगर वो इम्बैलेंस्ड है तो कोई दिक्कत ही नहीं है, हम एक पंक्ति या स्तंभ को और जोड़ देंगे। और ऐसी स्थिति में हो सकता है कि एक व्यक्ति या एक कार्य है वो अलॉट न हो, क्योंकि डमी वाला तो कोई व्यक्ति नहीं होता या कोई कार्य नहीं होता, वो तो एक काल्पनिक चीज़ है, तो उसमें से नहीं है। बाकी जो बचते हैं उसी को अलॉटमेंट होता है, लेकिन वो प्रक्रिया सेम ही रहती है। डमी जोड़ करके सारा काम हल करते हैं। मैक्सिमाइजिंग की प्रॉब्लम है तो सबसे पहले अपन सबसे बड़े मूल्यों में से सभी मूल्यों को माइनस करके अपन रिलेटिव लॉस टेबल निकालते हैं। और फिर यदि इम्बैलेंस्ड है तो फिर 0 जोड़ते हैं उनके अंदर एक पंक्ति या कॉलम जोड़ करके। अगर नहीं है तो ठीक है, और उसके बाद में सारी प्रक्रिया वही रहती है जो कि अपन मिनिमाइजेशन करने के लिए करते हैं। लेकिन ध्यान रहे लास्ट में जो आंसर होता है वो अपने को मैक्सिमाइजिंग के अंदर यानी प्रॉफिट्स के अंदर देना होता है। तो ये एक सारी प्रक्रिया जो है वो आपको अच्छी तरह से बता दी गई है। असाइनमेंट प्रॉब्लम से संबंधित प्रक्रिया है। आप अब तक के जितने भी ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट प्रॉब्लम्स के संबंध में जितने भी वीडियोस हैं, जितने भी पीडीएफ्स हैं, आप उनको ज़रूर देखें और उसके बाद में आप बहुत आसानी से इस चीज़ को समझ जाएंगे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, धन्यवाद बच्चों आज के लिए।